हेलो हाय एवरीवन। आज फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे 12th क्लास के टॉपिक का चैप्टर फर्स्ट को हम उठाते हैं। सबसे पहले देखिए, चैप्टर फर्स्ट का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आपने 11th क्लास के अंदर भी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, चाहे फिर वो प्लांट से रिलेटेड हो, चाहे एनिमल से रिलेटेड हो, चाहे वो छोटे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो। कहने का मतलब किंगडम मोनेरा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी के अंदर अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे। बेसिकली हमारे को इस 12th क्लास के अंदर हमारे को रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में और ह्यूमन बींग्स की रिप्रोडक्शन के बारे में। एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोसीजर तो अलग है, मगर जो उनकी मेटाबॉलिज्म या जो उनका वे है, पाथ है, वो एक है दोनों के अंदर, चाहे अपन प्लांट को उठाए चाहे हम एनिमल्स को उठाएं। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम रिप्रोडक्शन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को 2 सेकंड्स के लिए भूल जाते हैं। हम सबसे पहले हम किसी भी लाइफ के बारे में या किसी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के ऊपर ही फोकस देते हैं। आप सबको पता है लाइफ किसे कहते हैं। लाइफ का मतलब, लाइफ के अंदर देखो, एक लाइफ का 3 स्टेप्स होते हैं, जिस 3 स्टेप्स के अंदर कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स ग्रो करता है। बर्थ होने के बाद में बोर्न होता है, ग्रो होता है, ग्रोथ के अंदर उसकी मैच्योरनेस आती है, फिर उसकी क्या आती है, डेथ हो जाती है। तो लाइफ बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जो 3 प्रोसीजर्स के अंदर या 3 साइकिल्स के अंदर चलता है। वो साइकिल कौन कौन से होते हैं? बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो ये 3 प्रोसीजर लाइफ के चलते रहते हैं, बर्थ, ग्रोथ, डेथ। बर्थ का मतलब जन्म होता है, उसके बाद में मैच्योर होता है, जिसे अपन ग्रोथ भी कहते हैं, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। ये सर्टेनिटी है लाइफ की। लाइफ चाहे किसी भी हम ऑर्गेनिजम्स की उठाए, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हो, इन 3 ही स्टेप्स के अंदर लाइफ चलती रहती है। तो अगर इन तीनों चीज़ों को कोई फॉलो करता है तो उसे हम लाइफ कहते हैं, वो आप सबको पता है। अब यहाँ पर लाइफ में देखिए एक टाइम पीरियड हो जाता है, कहाँ से? बर्थ से लेकर डेथ तक। तो बर्थ से लेकर जो डेथ तक टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लाइफ स्पेन के बारे में बताते हैं। हम कितने दिन तक जिंदा रहते हैं हमारी बर्थ के बाद में, और उसी टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? उसी टाइम पीरियड को हम लाइफ स्पेन कहते हैं। तो ये लाइफ स्पेन सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लीकेबल होता है, जिसे हम सिंपली ये कह सकते हैं द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। उसी टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं। इसी लाइफ स्पेन के अंदर वो अलग अलग फंक्शनिंग, अलग अलग प्रोसीजर्स या अलग अलग वे से वो अपनी लाइफ को गुजारता है। अब देखिए यहाँ पर ये है कि लाइफ स्पेन तो हमने कह दिया कि लाइफ स्पेन एक वो वाला पीरियड जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, या फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। अब यहाँ पर एक शब्द है लास्ट में, नेचुरल डेथ। अब डेथ में यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हमारे को क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनका जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन मरेंगे ज़रूर, क्योंकि सत्य ही डेथ है, या डेथ ही सत्य है कि एक ना एक दिन सब लोगों की मृत्यु होगी। फिर चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हो। अब सब के सब ऑर्गेनिजम्स एक ना एक दिन मरेंगे। तो इसका मतलब अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ऐसा प्रोसीजर नहीं हुआ जो उनकी जनरेशन को आगे कंटिन्यू रख सके, नहीं, अगर ऐसा प्रोसीजर ना हो तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक टाइम के ऊपर ख़त्म हो जाएंगे, चाहे फिर उनके नंबर कितने भी अनलिमिटेड ना हो या बहुत ही ज़्यादा वेस्ट नंबर क्यों ना हो। जैसे सपोज करो एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया के अंदर अगर किसी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज थाउजेंड्स के नंबर्स के अंदर प्रेजेंट है, मगर वो स्पीशीज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो एक ना एक दिन उस स्पीशीज के नंबर ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे एक एक की डेथ होगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब सब की डेथ हो जाएगी और फिर उस स्पीशीज़ का नाम या निशान नहीं रहेगा। तो फिर इसी वजह से हर एक लाइफ या हर एक लिविंग प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले या सबसे एक इम्पॉर्टेंट या खासियत होती है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल अपनी जैसी कॉपी प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है और या कैपेबिलिटी रखता है। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ही ऑफ स्प्रिंग, अपने जैसा ही यंग वन प्रोड्यूस करता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उस जैसी हो या उसके लगभग या उसके जैसी मिलती जुलती हो, तो उस प्रोसीजर को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रिप्रोडक्शन के कारण हमारी जो स्पीशीज होती है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या रहती रहती है? कंटिन्यूटी रहती रहती है।
क्या करती है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जो स्पीशीज़ की जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के अंदर हेल्पफुल होती है। इन द केस अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आगे अपने आप को इवॉल्व ही नहीं कर पाए और एक टाइम के अंदर वो सारे के सारे खत्म हो जाए। तो रिप्रोडक्शन ही एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेन मोटिव है जिसके कारण हम इतने कॉम्प्लेक्स बने हैं, और रिप्रोडक्शन ही है जो हमारी स्पीशीज़ को, जो हमको पास्ट से भी जोड़ता है और हमारे को फ्यूचर से भी जोड़ता है। हम हमारे एंसेस्टर से ही रिलेटेड है, जो हमारे ऑफस्प्रिंग होंगे वो हमसे रिलेटेड होंगे किसी कारण, रिप्रोडक्शन के ही कारण। तो अब हम रिप्रोडक्शन को वापस से उठाते हैं, फिर से उठाते हैं। तो सबसे पहले हमने लाइफ स्पैन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया और वाई और रिप्रोडक्शन की क्यों नीड है, क्यों हमारे को रिप्रोडक्शन को पढ़ने की ज़रूरत होती है, या हमारे लाइफ के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन की क्या अहमियत होती है, उसको भी हमने पढ़ लिया कि क्या अहमियत होती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यू या उसकी कंटिन्यूटी रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं या उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसा या अपने जैसे दिखने जैसा एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा वो चीज़ डिपेंड करती है उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी के ऊपर, उसकी हैबिटेट के ऊपर और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। मगर रिप्रोड्यूस करने का जो मेन मकसद होता है वो क्या, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पेरेंट जैसे मिलते हैं। जैसे अब ये जो सेकंड पॉइंट मैंने बोली है कि जो रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका होगा वो उसके हैबिटेट और इंटरनल फिजियोलॉजी या एनवायरनमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज़ को मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, जैसे सपोज करो जैसे एक हम उठाते हैं किसी एनिमल का ही एग्जाम्पल उठा देते हैं, जैसे फ्रॉग, वो भी एक रिप्रोडक्शन करता है। हम ह्यूमन बींग्स वो भी रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब देखिए, फ्रॉग की रिप्रोडक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा अलग होता है। उसकी रिप्रोडक्शन एक हाइबरनेशन के प्रोसीजर के तहत ही होती है। उसके अंदर एक फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग वाटर के अंदर ही अपने स्पर्म्स और जो ओवम होते हैं वो दोनों के दोनों रिलीज करते हैं, और उसी वाटर के अंदर उनकी न्यू ऑफ स्प्रिंग की जनरेशन होती है। वहीं पर ही उसी वाटर के अंदर उनका जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग होता है उसकी डेवलपमेंट होती है। मगर हमारे इंसानों के अंदर ऐसे नहीं होता। इंसानों के अंदर, ज़्यादातर मैमल्स के अंदर, मेल पार्टनर्स अपने गेमेट्स फीमेल पार्टनर्स के अंदर कॉन्जुगेशन के प्रोसीजर के तहत उसके अंदर डालता है, या हमारे पास अभी जो टेक्निक्स है उस टेक्निक्स के तहत भी हम, या उस टेक्निक की हेल्प की वजह से भी हम मेल पार्टनर्स के गेमेट्स फीमेल पार्टनर्स की बॉडी के अंदर डालते हैं और वहीं पर उसकी डेवलपमेंट होती है। तो देखिए, इन दोनों प्रोसीजर के अंदर चेंजिंग हो गई। एक जो फ्रॉग है वो अपने बच्चे पानी के अंदर पैदा कर रहा है, और जो ह्यूमन या मैमल्स है वो अपने बच्चे वो अपने अंदर ही पैदा करते हैं या फीमेल की बॉडी के अंदर ही पैदा होते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो हमारे को डिफरेंस मिला है कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगी, वो चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, उनके हैबिटेट के ऊपर, उनके इंटरनल फिजियोलॉजी के ऊपर और इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर। तो ये वाली पॉइंट ये हमारे को सिर्फ ऐसे समझने के लिए ज़्यादातर हमारे को रिप्रोडक्शन के ऊपर ही फोकस देना है। अब देखिए, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, ज़्यादा 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। अब ये भी डिपेंड करता है किस तरीके का ऑर्गेनिजम्स है। जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो किंगडम मोनेरा से, प्रोटिस्टा से, या छोटे एनिमल्स है, छोटी फंगी या छोटे प्लांट्स, ये बेसिकली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, और जो हायर एनिमल्स है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। देखो, दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस अगर अपन समझना चाहे तो ये है कि एसेक्सुअल एक सिंपल प्रोसीजर होता है जो कम से कम टाइम के अंदर और बहुत सिंपल वे के अंदर परफॉर्म हो जाता है, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स और एक सिस्टमेटिक वे से चलने वाला प्रोसीजर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर देखी जाती है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंदर देखी जाती है। अब हम सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं। आप सबको पता है, जैसे 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा ही होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिजम्स अपनी ही प्रोजेनी या अपना ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करे विदाउट द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, तो उस प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट से ही होती है, ये चीज़ भी याद रखनी है।
तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है व्हेन ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन इट इज नोन एज बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही ऑर्गेनिजम्स कैपेबल हो अपने बच्चे पैदा करने के लिए विद या विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन द केस अगर गैमेट फॉर्म नहीं होते तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली माइटोसिस को फॉलो करती है। इन द केस अगर गैमेट फॉर्मेशन होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर, मगर ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन भी होते हैं, जो आपने किंगडम एल्गी के अंदर किंगडम एल्गी के अंदर नहीं, एल्गी ग्रुप के अंदर आपने देखा होगा, जो प्लांट का ग्रुप है। तो उसके अंदर देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी क्या हो रहा था? गैमेट फॉर्मेशन या गैमेट इवॉल्व हो रहे थे। मगर जब गैमेट इवॉल्व होते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस को फॉलो करती है। जब गैमेट इवॉल्व नहीं होते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस को फॉलो नहीं करती, प्योरली माइटोसिस होती है। तो ये दोनों जो सेल डिवीजन के प्रोसीजर है जो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़े थे, ये भी इनके अंदर देखे जाते हैं। तो अपन को सिंपली ये कहना है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर जिसके अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करे विदाउट या विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट आर नोन एज बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर चाहे गैमेट इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, मगर जो ऑफस्प्रिंग जो पैदा होंगे वो सिंगल पेरेंट से ही पैदा होंगे। अब जो ऑफस्प्रिंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो भी उसी सिंगल पेरेंट से ही आएगा। इसी कारण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो बेसिकली जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर्स होते हैं, हूबहू दिखते हैं, जैसे एग्जैक्ट कॉपी, जैसे आप वैसे आपके बच्चे, कोई भी फर्क नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो इसी वजह से जो ग्रुप ऑफ जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल दैट इज प्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। और ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। ये वाली पॉइंट बेसिकली 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर बोर्ड्स के अंदर पूछी जाती है, और ये वाली ही पॉइंट नीट के अंदर भी बहुत बार पूछी गई है। तो आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। एक देखो एसेक्सुअल एपोमिक्सिस भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, या हम उसे सिनोनिम्स के तौर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एपोमिक्सिस मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब एपोमिक्सिस के होने के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, या एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से तो दिखता है, मिमिक्स का मतलब वैसा का वैसा दिखता है, मगर होता वैसा नहीं है। होता कैसा है? प्योरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही माना जाता है। तो एपोमिक्सिस भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, और ये भी क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन नीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर हमारे बुक के अंदर ये वाला है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, हमारे को उन टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से भी हो सकती है। हमारे को ये तो पता चल गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जब एक सिंगल पेरेंट अपनी ऑफस्प्रिंग को पैदा करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो उस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर एक हमारे को पढ़ना है बाइनरी फिशन, जो टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब किस किस तरीके से होती है। बाइनरी फिशन का मतलब आपको है टूटना, बाइनरी का मतलब 2 पार्ट्स के अंदर। अगर कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स 2 पार्ट्स के अंदर टूट जाए और ये दोनों जो पार्ट्स है एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करे, तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन को अपन क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन कहते हैं। ये ज़्यादातर एमेबा पैरामीशियम के अंदर देखी जाती है। जैसे यहाँ पर अपन की बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बाइनरी फिशन इन एमेबा। अब देखिए एमेबा फर्स्ट स्टेज के अंदर है, और जो बीच में जो पोर्शन है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन होने से पहले हमने 11th के अंदर पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन होने से पहले एक पर्टिकुलर ग्रोथ होनी चाहिए। तो वो ये वाला हमारा जो पेरेंट है एमेबा, वो सबसे पहले एक मैक्सिमम ग्रोथ को अटेंड करेगा। अब उसी ग्रोथ के अंदर वो सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेता है जो सेल डिवीजन या रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अभी यहाँ पे देखो एमेबा ग्रो करने के बाद में, मैक्सिमम ग्रो करने के बाद में कैपेबल हो जाता है डिवाइड होने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है और स्पाइंडल्स फॉर्म हो जाते हैं, जो हमने 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से स्पाइंडल्स फॉर्म होते हैं जब सेल डिवाइड्स होता है। फिर फर्दर प्रोसीजर के अंदर ये दोनों के अंदर बीच में देखो एक न्यूक्लियस होता है वो इस तरफ चला जाता है, एक न्यूक्लियस ऊपर एक न्यूक्लियस नीचे चला जाता है, और जो भी मटेरियल होता है वो आधा आधा शेयर हो जाता है। फिर बाद में देखो बीच में सिर्फ साइटोप्लाज्मिक ही कनेक्शन रहता है। उसके बाद में ये दोनों जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है ये पूरा का पूरा कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, और ये एक सेल के अंदर टूट जाता है, ये अपने एक अदर सेल के अंदर टूट जाता है। तो देखो एक एमेबा से 2 न्यू सेल्स बने, ये एक बेसिकली टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। मगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल डिवीजन ही एक रिप्रोडक्शन का भी टाइप होता है, जो हमने 11th क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था।
तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखी हुई है, बिकॉज इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम तो क्या पढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन, मगर सेल डिवीजन ही क्या परफॉर्म कर रहा है, एक रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उनकी सेल डिवीजन होती है वो एक रिप्रोडक्शन को भी बताती है, साथ साथ उनके ग्रोथ को भी बताती है। जैसे एक कल्चर है, कल्चर का मतलब छोटी सी हमने प्लेट ले ली, वहाँ पे हमने कुछ अमेबा के ऑर्गेनिजम्स रख दिए, कुछ टाइम के बाद में उनकी कॉलोनी बन जाती है, उनके ग्रुप्स बन जाते हैं। तो क्या हम उसको ग्रोथ कहें या रिप्रोडक्शन कहें, तो हम उस टाइम उनको दोनों कहेंगे कि ये ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है। आपका नज़रिया है कि आप किस हिसाब से देखते हो। हम अगर इसे कहें कि अमेबा ने ग्रो किया, ये कहना भी गलत नहीं होगा। अगर हम ये कहें कि अमेबा की रिप्रोडक्शन हो रही है, तो ये कहना भी गलत नहीं है। दोनों आंसर हमारे के राइट माने जाते हैं। तो इसी वजह से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल डिवीजन जो मूड है वो इटसेल्फ अपने आप को रिप्रोडक्शन ही दिखाता है। अब एक और चीज़ नोट करनी है, दुनिया के अंदर कोई भी अमर नहीं है, मगर एक चीज़ है जो हमेशा अमर रहती है। क्या कहते हैं अपन, मॉर्टल और इमॉर्टल कहते हैं। सारी दुनिया के अंदर चीज़ें होती हैं वो मॉर्टल होती है, एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो इमॉर्टल होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। क्यों? उनकी नेचुरली कभी डेथ होती नहीं है। डेथ कब होती है? जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी सारी फंक्शनलिटी को ड्रॉप आउट कर दे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तो क्या चालाकी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि एक ऑर्गेनिजम्स दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। हमें तो ये लगता है कि सेल डिवीजन हो रहा है, मगर ये सेल डिवीजन के साथ साथ क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस हिसाब से इनकी कभी डेथ होती नहीं है, क्योंकि अभी जो ये हमारा बना है ये फर्दर 2 के अंदर डिवाइड होगा, वो फर्दर 2 के अंदर डिवाइड होगा, वो फर्दर 2 के अंदर डिवाइड होगा। ऐसे चलते इवोल्यूशन से क्या प्रोसीजर चलता रहेगा। तो अगर हम बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली देखें कि दुनिया के अंदर कोई अमर है, तो वो कौन है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जो हमेशा के लिए अमर है या रहेंगे। और जो नहीं है वो बेसिकली मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनकी फंक्शनिंग एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है। तो यही कारण है कि बेसिकली जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से जो इवोल्यूशन के टाइम फर्स्ट ऑफ टाइम ओरिजिन हुए थे और अभी भी है, तो उनके अंदर ज़्यादातर सिमिलरिटीज़ दिखी जाती है, ज़्यादातर उनकी जो फंक्शनिंग है अभी भी एक जैसी ही दिखाई जाती है। इसी कारण, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीजन है, वो इटसेल्फ रिप्रोडक्शन को शो करता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा है जो हमारे रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्दर जो टाइप्स है हम आगे क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय स्टूडेंट्स।